retains the custody of the original title documents for all the floors which have been sold? जो प्लॉट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो किसके पास रहेंगे? लॉ क्या कहता है? Good morning, everyone. I am Prandeep Singh, Managing Director, White Flower Developers, and today is our first episode of Law, Land and Litigation. And this episode will be about general agreement between the buyer and the sellers. I would like you to introduce Mr. Ajay Malviya, Advocate High Court. Good morning. Mr. Pankaj Bagla, Advocate High Court, and Mr. Sunil Shukla, Advocate DRT. So first thing first, हम लेमैन लैंग्वेज में बात करना चाहेंगे कि जब हम एक इंडिपेंडेंट फ्लोर बाय करने, एक कोई भी सोचता है खरीदने का या बेचने का, सो हाउ डू वी बाइंड ऑन द एग्रीमेंट? लाइक हाउ डज वन लीगली बाइंड अ बायर एंड अ सेलर? By a contract, By a- agreement to sell. Agreement to sell. By agreement to sell, you mean notarized, or is it registered, or how do we start with it? I want you to explain for a layman. अगर उसमें 100 रुपए से ऊपर कोई भी चार्ज क्रिएट है या लियन है तो रजिस्टर होना चाहिए. लोग नहीं कराते रजिस्टर टू सेव स्टैम्प ड्यूटी, बट इट शुड बी रजिस्टर्ड. By registered, what do you mean, sir? By registered, I mean that it should go to the registrar for registration before any जैसे ये बिफोर द सब रजिस्ट्रार. सब रजिस्ट्रार. आप जैसे- सब रजिस्ट्रार की बात कर रहे हैं, आप एक नोटराइज्ड रेगुलेटरी एक शॉप की बात नहीं कर रहे. आप कह रहे हो कि एक एग्रीमेंट Yes. रजिस्टर्ड होना चाहिए. Registered होना चाहिए. Because Yes. by notary it merely authenticates the signatures only. Yes. It does not give you a proper legal right in the property. राइट. तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कीर्तिनगर में एक प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूं, मैंने एग्रीमेंट पे फॉर एग्जांपल 200 स्क्वायर यार्ड्स की एक प्रॉपर्टी, एक प्लॉट खरीदा है. एक एग्रीमेंट पे हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बाइंड करते हैं, एंड आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसको रजिस्टर्ड Registered अरे ये होना तो it चाहिए. is कोर्ट में होना चाहिए था. कोर्ट में नहीं, रजिस्ट्रार. रजिस्ट्रार और ऑफिस, सब रजिस्टर्ड. सब रजिस्ट्रार ऑफिस में. उसका रजिस्टर होना चाहिए था. उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस फिर दोनों पार्टी पे बाइंडिंग होगी, कोर्ट में वो वैलिड होगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा सबको. ओके. Notarize is only saying that this signature on this document was put before me. अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें, नोटराइज्ड और एग्रीमेंट टू सेल में क्या फर्क हुआ फिर? नहीं, notarize और agreement to sell दोनों अलग चीज है. Notarize is only stamping of a document by a notary authorized by the High Court or by the government. जिसमें आप कह रहे हो कि सिर्फ साइन वेरीफाई होगा. Merely authenticity ऑथेंटिसिटी ऑफ अ साइन. of the यहाँ पे signatures. जो आपका सवाल है कि नोटरी और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है, ये होना चाहिए नोटरी और रजिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है. एग्रीमेंट टू सेल एक एग्रीमेंट है जो कि नोटरी भी कराया जा सकता है और रजिस्टर्ड भी कराया जा सकता है. रजिस्टर्ड कराने के लिए हमें सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होगा. नोटरी कराने के लिए हम किसी भी कोर्ट में नोटरी पर्सन्स बैठे होते हैं. अलग अलग इन्होंने अपने ऑफिसेज भी खोले हुए हैं, वहां पे भी ये अवेलेबल है. नोटरी एक्ट है, प्रॉपर एक एक्ट है. अब आपका सवाल है डिफरेंस क्या है. सर डिफरेंस बेसिकली हम कोई भी एक एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट के अंतर्गत हम अपनी सारी शर्तें लिखते हैं. और जो नोटरी पीपल होता है वो सिर्फ ये आपको कहता है, कभी कोई इशू आया कि हाँ जी इन दोनों पार्टियों ने मेरे सामने साइन किए थे, सिर्फ वो इस चीज की आपको ऑथेंटिसिटी देता है कि मेरे सामने साइन हुए थे. Sign. उसके अंदर क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, वो एक्सेप्टेबल है एज पर लॉ या नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं देता. पर जब हम सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं, पहली बात नोटरी हम 100 रुपए के पेपर पे करा लेते हैं. सेकंड, जब हम एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड जाएंगे, हमें प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, हम सब रजिस्ट्रार के सामने प्रेजेंट होंगे. सब हम वहां पे दोनों पार्टीज की फोटोज होंगी, दोनों पार्टीज के सिग्नेचर होंगे, एंड एग्रीमेंट के हर टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करते हैं वेदर दैट इज एक्सेप्टेबल एज पर लॉ और नॉट. अगर कोई ऐसी टर्म उसके अंतर्गत है जो लॉ से नहीं मानता, मान्यता नहीं प्राप्त करता, तो उस टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको हटाना भी होगा. दोनों वैलिड हैं. हम प्रॉपर्टी परचेज की बात करते हैं, दोनों वैलिड है. नोटरी इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, बट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ज्यादा बेहतर है, आपको सुरक्षा देता है और आपको सुरक्षित रखता है.
बट मेरे ख्याल से ये ज्यादा कॉमन प्रैक्टिस नहीं है। कॉमन नोटरी है सर, लोग अपनी स्टैम्प ड्यूटी Stamp बचाते duty हैं बचाने के लिए। और परेशानियां बचाने के लिए, क्योंकि सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं, पूरा दिन Appointment लेना लगता पड़ता है। वहाँ पे। अपॉइंटमेंट आज की नहीं मिली, आप मुझे आज ही करना तो नहीं होगा, वो बोलेंगे एक हफ्ते बाद आओ, तो फिर एक हफ्ते बाद जाना पड़ेगा। राइट राइट तो नोटरी और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में लोग इसलिए भी नहीं जाना चाहते क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ना कैश मनी है, ब्लैक एंड व्हाइट मनी, उसमें वो हो जाता है। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट डॉक्यूमेंट है। में क्योंकि आपको प्रॉपर उसमें मार्केट जो वैल्यू है वो आपको डालनी पड़ती है। नोटरी इसलिए लोग करवा लेते हैं नोटरी में क्योंकि वो सब कैश के भी अपनी अमाउंट उसमें डाल लेते हैं और उसमें वो भी डाल देते हैं। आप मार्केट वैल्यू के वहां पे डालोगे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, तो वहां पे आपको उतनी ज्यादा उतनी ही stamp व्हाइट duty देनी देनी पड़ेगी। पड़ेगी। बिल्कुल सर, सर Because of बहुत that अच्छा also. पॉइंट उठाया। हाँ, वो- सर का पॉइंट क्या है, हम एक एग्रीमेंट के अंदर जो कि नोटराइज करते हैं उसमें हम कैश और ऑनलाइन पेमेंट, रजिस्टर्ड पेमेंट, सर्कल पक्का, रेट, दोनों सर्कल लिख देते रेट हैं दोनों लिख देते हैं, और लास्ट में उसे हम फाड़ देते हैं। फाड़ देते हैं। यहाँ पे जो नोटरी पर्सन है वो ये नहीं देख रहा कि कैश एंट्रीज अलाउ नहीं है, बट आप सब रजिस्ट्रार के पास अगर जाओगे रजिस्टर्ड कराने के लिए तो आप कैश एंट्रीज नहीं लिख सकते। तो उसका सोल्यूशन क्या होगा? अगर आपकी मेरी डील मार्केट रेट पे हुई है, फॉर एग्जांपल 10 CR की आपकी मेरी डील हुई है और उसका सर्कल रेट 2.5 है, बाकी इज द कैश पार्ट 7.5, तो उसको मैं रजिस्टर्ड कैसे करा सकता हूँ सर? उसको आप रजिस्टर्ड नहीं करा सकते। उसको आप रजिस्टर्ड कराने के लिए आपको फिर या तो प्रॉपर 10 CR ही लिखना, अगर 2.5 CR लिखते हो उसमें तो कल का कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो आप सिर्फ वो 2.5 CR के लिए ही क्लेम कर सकते हो। जो आपका 7.5 आपने कैश दिया है then it will be एक in चीज a- और भी है इसके, आजकल ज्यादातर लोग जो है ना वो सैलरीड क्लास है, और सैलरीड क्लास लोन ही लेता है, लोन लेता और है, लोन उतने पैसे पे होता है जितने पैसे की वैल्यू, राइट वो कैश की कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, तो उसको तो उतने पे ही करना पड़ेगा, वो नहीं कर सकता काम। राइट। नाउ वी कम टू द सेकंड पॉइंट। इफ अ बायर फेल्स टू मेक अ पेमेंट एट द गिवन टाइम, जो एग्रीमेंट में उसका टाइम तय हुआ था, फॉर एग्जांपल 3 महीने का, कि 3 महीने में मुझे ये पेमेंट देनी है, और बायर वो पेमेंट नहीं दे पाता, तो फॉर अ सेलर उसको क्या एक्शन लेना चाहिए, या उसको पहले ही एग्रीमेंट में क्या चीजें मेंशन करनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि वो अपने आप को सेफ रखे? तो यहां हम सेलर पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि एज अ सेलर हमें अपने आप को सेफगार्ड कैसे करना है फॉर अ प्रॉब्लम ऑफ टाइमलाइन। सर इसमें 2 से 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम कई बार एक लेमैन मिस कर देता है, वेदर ये सेलर है या वेदर बायर। हम एग्रीमेंट जो बनाते हैं उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती। फर्स्ट थिंग, टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम पीरियड, क्योंकि सारा सब कुछ आपके इस कॉन्ट्रैक्ट की ही शुरुआत है। आप फर्दर लिटिगेशन जाते हैं या कंप्लीट करते हैं, एक एग्रीमेंट में ही सब कुछ है। जब हम एग्रीमेंट बनाते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर सारी शर्तें हैं। जैसा कि आपका सवाल है कि टाइम पे पेमेंट ना करे तो क्या होगा, इसके लिए बिल्कुल एक क्लॉज होना चाहिए कि इन केस अगर बायर फेल करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, सेलर फेल करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब आपके सवाल पे आते हैं, इसका सही उत्तर है अगर बायर ने सही समय पे भुगतान नहीं किया, पैसा नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले सेलर को रिटर्न नोटिस देना चाहिए। हम कई बार क्या करते हैं, वर्बली फोन उठाया कि भैया आपका पैसा नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिटर्न कम्युनिकेशन इज वेरी मस्ट। लीगल के अंदर एविडेंस होना बहुत जरूरी है, तो आपको रिटर्न कॉल करना पड़ेगा कि भैया आपको, मैं इस एग्रीमेंट को यही कैंसिल कर रहा हूं। अगर दोनों पार्टी के सहमति से कोई टाइम एक्सटेंड हो सकता है, या उस एग्रीमेंट के अंदर लिखा गया है कि दोनों पार्टी के कंसर्न से इस टाइम को बढ़ाया जा सकता है, और दोनों पार्टी रिटर्न में एक्सेप्ट करते हैं तो बढ़ा सकते हैं। यदि नहीं बढ़ाना चाहती, ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, तो सेलर रिटर्न नोटिस देगा कि मैं इस टर्मिनेशन को कैंसिल कर रहा हूं। उस एग्रीमेंट के अंदर फॉरफिट का क्लॉज है कि आपने जो ईएमडी दी थी या टोकन मनी दिया था या बयाना जो दिया था वो फॉरफिट हो जाएगा अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करें। वो उसका भी नोटिस देगा। बट क्या उसको हम वाकई ही फॉरफिट कर सकते हैं? सर यहाँ पे 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरफिट कितना होना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्या मैंने जितना पैसा दिया सारा, होता क्या है, हमने 10% आज आपको टोकन मनी दे दी, बयाना दे दिया, हमारा होता है 3 महीने के अंदर हम बाकी पेमेंट करेंगे। 15 दिन बाद मैंने आपको 40% पैसा और दे दिया, अब मैं बाकी पैसा नहीं दे पा रहा हूं, एग्रीमेंट कैंसिल होता है, तो फॉरफिट कितना करेंगे, क्या जितना मैंने दिया सारा या सिर्फ टोकन मनी?
इस पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वेरियस जजमेंट है कि जो रीजनेबल होगा, बेसिकली जो टोकन मनी है 10% वही फॉरफिट होता है, ना कि जितना पैसा दिया है वो फॉरफिट होता है। और अगर आपने क्लॉज डाली है, क्लॉज लिखी है उसके अंतर्गत, तो बिल्कुल फॉरफिट होगा, कंप्लीट फॉरफिट होगा। अगर 10% ऑफ जो 10% आपने बहाना दी। जैसे हमारे जनरल एग्रीमेंट में कंप्लीट फॉरफिट लिखा होता है सर, और सेलर की तरफ से डबल लिखा होता है, जो एक बेसिक, जो हमारे यहाँ पे एक बेसिक सेलर का ना एक सेफ गार्डिंग पॉइंट ये भी है कि ही कैन पुट अ डैमेजेस क्लॉज इन हिज एग्रीमेंट कि भाई अगर आपने इतने टाइम तक नहीं दिया तो ये डैमेजेस मैं आप पे क्लेम करूँ। ये फॉरेन कंट्रीज में होता है, इंडिया में नहीं होता, क्योंकि या तो इंडिया में लिखते नहीं है या फिर इंडिया में कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि सब पे कोर्ट फीस लगेगी। तो आप डैमेजेस मार्केट वैल्यू पे डैमेजेस ले सकते हो अगर आपके एग्रीमेंट में लिखा है। डैमेजेस से समझाना चाहेंगे? डैमेजेस इन टर्म्स ऑफ मनी कि भाई मैं जैसे अब मैंने 10 लाख रुपए का वो कुछ भी लिया और 1 लाख रुपए बयाना दे दिया, बाकी पैसे अगर नहीं दिए मैंने टाइम पे, तो बिसाइड्स फॉर फ्यूचर मैं एक डैमेजेस क्लॉज डाल सकता हूँ कि मैं इतने पैसे लूंगा, या कल को आपने लेट पेमेंट करी और मैंने उसे एग्री कर लिया तो मेरा मार्केट रेट उस समय ये होगा। तो आप ये कहना चाहते हो कि आपकी पेमेंट के अलावा एक डैमेज क्लॉज कि मुझे ये पेमेंट तो फॉरफिट होगी, इसके अलावा मुझे ये डैमेज कंपनसेशन चाहिए, कंपनसेशन चाहिए। फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता है, अगर आप किसी घर को किराए पे देखने जाते और आपने अगर मकान मालिक को कह दिया कि भाई मैं ये मकान लूंगा और कल को आप नहीं लेते, तो वहां पे डैमेजेस का सूट होता है और वो डिसाइड होता है 1 हफ्ते के अंदर और डैमेजेस मिलती है जो भी सेलर है। यहाँ पे ये अभी डेवलप नहीं। बट क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कोई डैमेजेस को लेके डैमेजेस हम मांग सकते हैं, में मांग सकते हो आप। जैसे सर ने बोला वहां पे फॉरेन कंट्रीज में 1 वीक में हो जाता है। हमारे यहाँ डैमेजेस लोग इसलिए नहीं करना चाहते, लिटिगेशन विल टेक अ लॉन्ग टाइम एंड द अदर थिंग ही हैज टू कम एंड नो वन वांट्स टू वेस्ट सच टाइम। तो हमारे यहाँ ये है, क्लॉज में अगर आपने अमाउंट डाला और फॉरफीचर का आपका क्लॉज है तो यू कैन फॉरफिट दैट अमाउंट, लीगली यू कैन डू इट। बट फॉरफिट से क्या हम फॉरफिट कंप्लीट अमाउंट की बात करते हैं या हम 10% की बात करते हैं? जो भी आपने स्टार्टिंग में एग्रीमेंट में जो आपका लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में तो यही लिखा होता है कि आप कंप्लीट फॉरफिट कर सकते सर हो। यहाँ पे मैं सर को थोड़ा सा डिफरेंस वो ये बताइए सर, यहाँ पे मैं सर को भी रोकना चाहूंगा। और 2 चीजें, यहाँ पे सिर्फ लिटिगेशन लंबी है इसलिए हम क्लॉज नहीं लिखते, उस पर हमें स्टैंप ड्यूटी भी देनी है। परचेजर स्टैंप ड्यूटी भी नहीं देना चाह रहा, ये भी एक मेन रीजन है। सेकंड थिंग सर, फॉरफिट कितना होगा? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर लिटिगेशन होती है तो कोर्ट ये देखती है कि क्या फॉरफिट, आपने लिख दिया कि मैं पूरा पैसा फॉरफिट करूंगा, और वो कोर्ट अगर लिटिगेशन होती है और बंदा कोर्ट जाता है तो देखा जाएगा कि रीजनेबल कितना है। अंदर वो ओरियो बिल्डर्स की एक जजमेंट है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट, जो ये कहती है कि 1 साइडेड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, एग्रीमेंट 2 साइडेड होना चाहिए, मतलब बिल्डर को भी इतना ही प्रोटेक्ट करे और 50-50 होना चाहिए एग्रीमेंट दोनों के लिए बराबर। और उसके बाद ये इंटरप्रिटेशन, नहीं तो बिल्डर्स क्या कहते हैं, इंटरेस्ट भी लगा देते थे और डैमेजेस भी क्लेम कर लेते थे और बोलते तुमने नहीं दिया तो हम इतने पैसे लेंगे। बिल्कुल। तो वो केस गया सुप्रीम कोर्ट और वो ओरियो बिल्डर्स का जो केस है उसके अंदर उन्होंने यही कहा कि भाई जो रीजनेबल डैमेजेस है वो यही बता रहे हैं। बिल्कुल। और सर उसके बाद आपका ये सवाल अभी भी पूरा नहीं हुआ, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। आपने कहा था सेलर के पास क्या राइट्स क्या क्वेश्चन? सर उसने नोटिस तो दे दिया, नोटिस के बाद वो उनके ऊपर सूट भी फाइल करेगा, लिटिगेशन में जाएगा, रिकवरी ऑफ मनी कर सकता है, उसके बाद इंजंक्शंस के सूट्स हैं, तो वो अपना लिटिगेशन भी पूरा कर सकता है। और जब ये लिटिगेशन स्टार्ट होता है, क्या प्रॉपर्टी के ऊपर स्टे लग जाता है? क्या वो उस दौरान कोई और डील कर सकता है सेलर? यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कभी भी कोई सूट फाइल करते ही स्टे नहीं लग जाता। क्या आपने उसमें प्रेयर्स की है, क्या प्रे किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रेयर है, हम बहुत से सूट्स में देखते हैं सूट फाइल तो हुए हैं पर उसमें प्रेयर प्रॉपर नहीं है। अगर आपकी प्रॉपर प्रेयर्स हैं, कोर्ट को लगता है कि हाँ आपको स्टे देना जरूरी है, कोर्ट स्टे देती है। और अगर आपकी प्रेयर प्रॉपर नहीं है, कोर्ट को लगता है यहाँ स्टे नहीं होना चाहिए, तो कोर्ट स्टे नहीं भी देती है। अब इसके साथ एक और सवाल कि सेलर और बायर का एग्रीमेंट हो चुका है, बायर अपनी पेमेंट डिले कर चुका है, सेलर ऑलरेडी नोटिस सर्व कर चुका है, कमिंग ऑन द पॉइंट सेलर ने लिटिगेशन भी स्टार्ट कर दी है। क्या अब सेलर इसी दौरान एक और एटीएस साइन कर सकता है किसी और के साथ? अगर कोई भी स्टे किसी भी कोर्ट से नहीं है
तो बिल्कुल कर सकते स्टे नहीं है, बट लिटिगेशन स्टार्ट है। हैं। लिटिगेशन स्टार्ट होना है, लिटिगेशन होने से स्टे नहीं होता। हमें बहुत से डिफरेंसेस समझने होंगे। आम आदमी की नजर में ये होता है, हमने कोई सूट डाला, कोई एप्लीकेशन डाली, उस पर नोटिस होता है, सामने वाली पार्टी को लगता है स्टे हो गया। नहीं, स्टे होना एक डिफरेंट चीज है। जब तक कोर्ट बिल्कुल स्टेटस को का या स्टेट का ऑर्डर नहीं करती, तब तक कोई स्टे नहीं है, और वो जो एग्रीमेंट जिसके साथ चाहे कर सकता है। बट एक एटीएस करंट स्टार्ट होते हुए भी दूसरा एटीएस साइन करना, क्या वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा? अगर आपने मतलब उसने अपने टर्म्स एंड कंडीशन पूरे नहीं किए तो देन यू आर फ्री। तो एग्रीमेंट में भी लिखते हैं कि भाई अगर आपने नहीं दिया 30 डेज में या 60 डेज में, तो यू आर फ्री टू सेल योर प्रॉपर्टी। देन द बायर हैज टू गो फॉर लिटिगेशन। तो बायर एक पैरेलल एग्रीमेंट स्टार्ट कर सकता है और यहाँ लिटिगेशन चल रही है। सेलर टर्म्स एंड कंडीशन पूरी फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये नहीं है कि टाइम 90 डेज का था, आपने 80 दिन बाद ही जाके दूसरा एटीएस कर लिया, दैट इज अ फ्रॉड। दैट इज अ फ्रॉड। बट आपने 90 दिन का समय था, 90 दिन पूरा लिया, उसके बाद आपने रिटर्न उससे नोटिस भी दिया कि भैया टाइम आपका खत्म हो गया है, वी आर कैंसलिंग दिस, एंड वो एक्नॉलेज करता है। इफ ही रिक्वेस्ट कि सर प्लीज मुझे 10 दिन का टाइम और दीजिए, और आप दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है, आप देते नहीं देते वो आपके ऊपर है। बट उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर कंप्लीट होने के बाद भी अगर नहीं होता, आप दूसरा एटीएस कर सकते हैं, वहां कोई बाउंडेशन नहीं है। और अब जब दूसरा एटीएस करते हो, आपने उसको स्पेसिफिक क्लियर करना पड़ेगा। अगर लिटिगेशन है, अगर लिटिगेशन चल रही है, यू शुड स्पेसिफिकली मेंशन इन दैट टू द अदर बायर ऑलरेडी इसका एक केस चल रहा है। You can't hide that thing from the other buyer. Right. You have to tell. बिल्कुल सर, बिल्कुल करना पड़ेगा। बायर पर्सपेक्टिव पे अब आप ये एज्यूम हमने किया था कि 3 महीने की हमारी पेमेंट थी और बायर पेमेंट नहीं कर पाया। अब आप मुझे ये बताओ कि हमने पेमेंट करी, बायर ने पूरी पेमेंट कर दी, टीडीएस पे कर दिया, ड्राफ्टिंग रेडी हो गई, स्टैम्प पेपर आ गए, और सेलर उस दिन कोर्ट नहीं पहुंचा, सेलर कोर्ट नहीं आया, आप कोर्ट पहुंच गए अपना पेपर लेके, सेलर कोर्ट नहीं आया। अब बायर अपने आप को कैसे सेव कर सकता है? सर ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका। और सर ने एक जजमेंट आपको मेंशन कर थी ओरियो, बहुत क्लियर है बिल्डर्स का। पहली बात, बायर को कंप्लीट पैसा कभी पहले एडवांस में नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ी चीज हमें हमेशा एक चीज ये याद रखनी है कि जो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं उसके क्लॉजेस सारे होने चाहिए। सेकेंडरी, आप कभी भी 100% पेमेंट एडवांस में मत करिए। आप बयाना दीजिए, डीडी लेके आप प्रेजेंट रहिए ऑन द डे जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन होना है। आप डीडी वहीं हैंड ओवर करिए, उसकी एंट्री करवाइए, उसके बाद करिए। बट इन केस इस सिनेरियो में जिसकी आप बात करते हैं, यहां पे सर अगर सेलर नहीं आता, आपके पास फिर वही लीगल रेमेडीज हैं। आप उसे नोटिस इशू करिए, परमानेंट इन्वेक्शन का सूट फाइल करिए। अगर फ्रॉड या चीटिंग इंटेंशनली है तो क्रिमिनल केस भी हो सकता है, बट वो इंटेंशनली है तो फ्रॉड। उसके बाद आप जो सूट फाइल कर रहे हैं, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था कि एक एग्रीमेंट, इससे पहले कि एक एग्रीमेंट होते हुए क्या दूसरा एग्रीमेंट कर सकते हैं या हम प्रॉपर्टी बेच सकते हैं? सर जब बायर ये सूट फाइल करे, उसमें एक प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये होनी चाहिए जब तक इस केस का डिसीजन नहीं आता, सेलर को ये परमिशन ना दी जाए कि वो दूसरी किसी को ये प्रॉपर्टी बेच सके। इन केस अगर उसने बेच दी है तो वो जो जिस बंदे को बेची है वो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम मिस कर देते हैं बहुत सारे केसेस में। बट हियर ऑल्सो लीगल रेमेडीज है, नोटिस इशू करना, सूट फाइल करना एंड कंप्लेंट्स फाइल करना। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आपको सूट फाइल करना, ये अपना जो है परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपना स्पेसिफिक वो करे, परफॉर्म करे। अगर वो नहीं करता तो उसमें आपको थर्ड पार्टी इंटरेस्ट की, वो अपने जैसे वकील साहब ने बताया, उसमें वो क्लॉज डालनी होती है। आप स्टे के लिए आप मांग सकते हो, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट ना करे जब तक लिटिगेशन चल रही। बट क्या ऐसा भी होता है कि हमें मैजिस्ट्रेट के आगे प्रेजेंट होके अपने आप को एक अपीयरेंस देनी होती है कि वी वर देयर ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड द सेलर वाज नॉट हियर? सर एविडेंस तो आपको देना पड़ेगा, एविडेंस तो क्रिएट करना पड़ेगा कि हम भी वहां पे थे बिफोर द सब रजिस्ट्रार, यू आर सेइंग, बिफोर द सब रजिस्ट्रार। एक चीज और भी होगी ना, जब से ये ई स्टैम्प्स आ गई,
तब से थोड़ा सा रुक गया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि लोग पुराने डेट के ले लेते थे स्टैम्प पेपर, अब नहीं ले सकते। आप तो जिस दिन लेंगे उसी दिन की डेट चढ़ेगी। बट हम इस बात को मान सकते हैं कि अगर सेलर वहां नहीं पहुंचा तो बायर को अपना एविडेंस क्रिएट करने के लिए अपनी प्रेजेंस रजिस्ट्रार के आगे दिखा दे कि हाँ आई वाज अवेलेबल बट द सेलर डिडंट कम। बिल्कुल बिल्कुल राइट। सर इसमें एक चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर, हम फोन पे बताते हैं कि भैया कल की रजिस्ट्री की डेट है, आप कल आ जाना। दैट वो हमें नहीं करना है, हमें एक रिटर्न कम्युनिकेशन करना है, वेदर इट इज अ मोड ऑफ व्हाट्सएप ऑल्सो, बट हमें एक रिटर्न क्रिएट करना है कि भैया ये मेरी डेट है, अपॉइंटमेंट बुक्ड है, ये टाइम है, प्लीज बी प्रेजेंट। बायर और सेलर को एक दूसरे को रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गया, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नहीं था, अब तो इलेक्ट्रॉनिकली आप ईमेल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर बट व्हाट्सएप पे मैसेज किया हुआ एविडेंस माना जाता है। एविडेंस 65B और 63 आ गया बीएनएसएस में अब सेक्शन चेंज हो गया, तो इट इज द सेम, इट इज एज गुड एज। आपको एक सर्टिफिकेट लगाना हो। राइट। एक बायर पर्सपेक्टिव से प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हम लोग डॉक्यूमेंट राइटर से अपने पेपर्स चेक कराते हैं। ये एक बेसिक परफॉर्मा है कि आपने डॉक्यूमेंट राइटर के पास गए, आपने उसको फोटोकॉपीज दी, उसने चेक किया। बट कई बारी जब आप पेमेंट देने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो, प्रॉपर्टी अटैच होती है, उसके ऊपर ड्यूज होते हैं, बैंक लोन्स निकल के आते हैं, और भी बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स निकल के आ जाती हैं। अब इसको पीछे जाके, ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट से, फर्स्ट पॉइंट जिस दिन हम टोकन मनी देते हैं उस दिन हम ये सब चीज़ें कैसे चेक कर सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई ड्यूज नहीं है, कोई इनकम टैक्स, जीएसटी अटैचमेंट्स नहीं है, किसी और डिपार्टमेंट की अटैचमेंट नहीं है, जो एक नॉर्मल आदमी को नहीं पता चलता। सर सबसे पहले हमें डिफरेंस समझना होगा और उनके काम समझने होंगे। डीलर, ब्रोकर, वो कौन है, उसका काम क्या है। डॉक्यूमेंट राइटर, वो कौन है, उसका काम क्या है। एडवोकेट कौन है, उसका काम क्या है। एडवोकेट भी वेरियस टाइप्स के हैं। मैं क्रिमिनल एडवोकेट अगर हूं और मेरे पास प्रॉपर्टी चेक करने के लिए आए, शायद मैं उतनी स्पेशलाइजेशंस के साथ ना चेक कर पाऊं जो एक प्रॉपर्टी के काम करता है एडवोकेट वो कर सके। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट है, बिफोर गिविंग अ टोकन आप डॉक्यूमेंट्स लीजिए, एक एडवोकेट को अपॉइंट करिए, उसे बोलिए सारे ड्यू डिलिजेंस दे, ईसी इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट वो चेक करिए, सर्टिफाइड कॉपीज निकलवाइए सब रजिस्ट्रार ऑफिस से। एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगा। दिल्ली के अंदर एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आती है, जो आज के बिल्डर्स एक प्लॉट लेके मल्टी स्टोरी बनाते हैं। मेरे पास एक केस डीआरटी दिल्ली में चल रहा है। बिल्डर ने क्या किया, प्रॉपर्टी ली, उस प्रॉपर्टी पे लोन कराया, उसके बाद उसने 4 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी करी, हर बंदे को प्रॉपर्टी बेच दी। अब प्लॉट की रजिस्ट्री के ओरिजिनल पेपर उसने किसी को नहीं दिए। रीजन भी, आप सबका इंडिविजुअल फ्लैट है, मैं किसी को नहीं, उसने नहीं दिए अपने पास। उसने कहा मेरे पास सेफ कस्टडी। 3 महीने 4 महीने बेचने के बाद लोन चलाया, उसके बाद अकाउंट एनपी है, बैंक पोजीशन लेने आ गया। अब जिन 4 लोगों ने अपना अपना फ्लैट खरीदा, उनकी क्या गलती, कोर्ट नहीं मान। मैं एक सेकंड आपकी बात को थोड़ा सा रोकूंगा, बट क्या रजिस्ट्रेशन के समय जो लोन चल रहा था तो वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कैसे हुई होगी? सर इस पे भी आऊंगा, इस सवाल का भी मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। सर द थिंग इज दैट, पहले जिस चीज को मैं आपको बता रहा, लोन होने के बाद अगर एक बार कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज होगी, उसके बाद कोई भी सेल एंड परचेस नल एंड वॉइड होती है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सर ये मेजर प्रॉब्लम ये आती है, बहुत से ऐसे बैंक्स हैं जो अपने 4 सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड नहीं करवाते और उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक बीटी का केस बताता हूं, बैलेंस ट्रांसफर। बहुत से बिल्डर्स एंड पार्टीज क्या करती, बैलेंस ट्रांसफर करने का एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। फॉर एन एग्जांपल मेरा लोन ए के साथ चल रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा ज्यादा है, मैं उसे बंद करके सी के पास जाना चाहता हूं। सी मेरे को अच्छा ऑप्शन दे रहा, मैंने सी को अपना रिक्वेस्ट लेटर दिया, सी ने मुझे सैंक्शन लेटर दिया, मैंने ए से क्लोजर लिया, फोरक्लोजर, सी के पास डिपॉजिट किया,
सी ने वो फंड्स ट्रांसफर कर दिए। प्रॉपर्टी के पेपर आने में 30 डेज का टाइम लगेगा। वो अपना अकाउंट सेटल करेंगे, बंद करेंगे, नो ड्यूज देंगे, उसके बाद परमिशन लेके फिर हैंड ओवर करेंगे। बट लोन बंद होते ही 2nd to 3rd डे मेरे को एनओसी मिल गई। मैं आपके पास आता हूं, सर ये प्रॉपर्टी मेरी, मैंने लोन ले रखा था बट मेरी टाइटल डीड गुम गई है, मैं ट्रेस कर रहा हूं, बट इसकी मैं एफआईआर करा देता हूं, पेपर पब्लिकेशन करा देता हूं, आपको परचेज। इस बैंक के पास ओरिजिनल डीड नहीं है अभी, इसलिए ये अपना चार्ज रजिस्टर्ड नहीं करवा पाऊंगा। इन बिटवीन मैंने प्रॉपर्टी आपको पिच, ओरिजिनल प्रॉपर्टी के पेपर उठाए, सर के पास डिपॉजिट करो। सर ने जिस दिन लोन सैंक्शन किया, डॉक्यूमेंटेशन मेरी तब से हुई, मॉर्गेज इनके पास तब से, बट मैंने प्रॉपर्टी आपको बाद में बेच दी। अब प्रॉब्लम सिर्फ आपके लिए, 6 महीने तक मैंने लोन्स दिए, उसके बाद मैं लोन्स नहीं दे पा रहा हूं, डिफॉल्ट कर दिया इंटेंशनली। आपकी प्रॉपर्टी को ये आकर के फिजिकल पोजीशन लेने के बाद आप कोर्ट भागते हो, कोर्ट कहती है मॉर्गेज के बाद आपने खरीदी है, तो फिर ये इंटेंशनली फ्रॉड, ये लोग करते हैं। बट द मेन थिंग इज दैट आप कभी भी लीजिए ईसी इनकम्बरेंसेस सर्टिफिकेट चेक कराइए, 30 इयर्स के डॉक्यूमेंट्स चेक कराइए, जो डॉक्यूमेंट्स आपको सेलर दे रहा है उसकी सर्टिफाइड कॉपीज निकलवाइए, उन्हें मैच कराइए, क्या वो सीक्वेंस में है। उसमें भी बहुत से डिफेक्ट्स आते हैं सर, बहुत पुरानी प्रॉपर्टीज में डिफेक्ट्स हैं, कुछ जीपीए पे थी फिर रजिस्टर्ड हुई, तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। बट द मेन थिंग इज दैट आप एक स्पेशलाइज्ड पर्सन के साथ जाइए, सारी ड्यू डिलिजेंस अपने फॉलो करिए। किसी भी बैंक का लोन हुआ तो उस बैंक से एनओसी मांगिए, सेलर के पास एनओसी होगी, अगर पॉसिबल है उस बैंक से जाके वेरीफाई करिए कि क्या इन्होंने सेल्फ फंड से ये प्रॉपर्टी बंद की थी या बैलेंस ट्रांसफर के थ्रू बंद की थी। इनकेस अगर बैलेंस ट्रांसफर है तो दूसरे बैंक का भी मांगिए, अगर सेल्फ है तो भी पूरे ड्यू डिलिजेंस 30 to 45 डेज का वेट करिए, तभी उस प्रॉपर्टी को। जब आप लॉयर की बात करते हैं तो कौन से स्पेसिफिक लॉयर को अप्रोच करना चाहिए इस ड्यू डिलिजेंस के लिए? सर इस ड्यू डिलिजेंस के लिए जो एडवोकेट प्रॉपर्टीज मैटर ही देखता है या रजिस्ट्रेशन पर्पस ही देखता है, आप उसे अप्रोच करेंगे बेटर है। मेरा एक टेक डिफरेंट है। मेरा टेक ये है कि पहले तो आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मंगाइए, अगर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने में फेल हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम नंबर 1। फिर आपको 3 चीजें और देखनी चाहिए कि क्या लैंड एक्विजिशन का कोई नोटिस आया, ठीक है, वो तहसीलदार के यहाँ से पता चले। फिर आपको देखना है कि ये जो प्रॉपर्टी है क्या ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, मतलब कई बार क्या होता है कि कोई आदमी किसी इलीगल बिजनेस उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो गई, वो सजा खा गया या उसके ऊपर एनएसए लगा हुआ था, वो अंदर रहा और उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट एक्वायर करती है, तो उसके कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, पीएमएलए का है और नारकोटिक्स का है, उनके ऑफिसेज हैं, वहां जाके आप पता कर सकते हैं। बट एक लेमैन के लिए इतना मुश्किल नहीं हो जाएगा? मुश्किल है, बट लेमैन के लिए तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही काफी हैं। बट क्योंकि हम दोनों साइड का हमने काम कर रखा है, तो इसलिए हम ये सब 3-4 चीजें एक्स्ट्रा आपको बता रहे हैं। तो इस बात को हम सम अप ऐसे कर सकते हैं कि एक लेमैन एक लीगल एडवाइजर, एक लीगल एडवोकेट के पास जाके इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट इशू कराए और उसको बोले ड्यू डिलिजेंस करे, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट मांगे, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस लॉयर करके उसको अपने लेटर हेड पे प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बना के देगा, उसके अकॉर्डिंगली वो और एक रजिस्ट्रार ऑफिस से चेक करवा ले कि उसके ऊपर कुछ अटैचमेंट्स हैं कि नहीं। इनकम्बरेंसेस सर्टिफिकेट तो लेना ही लेना है। वो ड्यू डिलिजेंस में लॉयर सारे वो अपने वो करेगा, स्टेप्स लेगा, इनकम टैक्स भी देखेगा, सब कुछ देखेगा और टैक्स क्लियरेंस भी देखेगा, कोर्ट रिकॉर्ड भी ट्राई करेगा आजकल, क्योंकि कोर्ट रिकॉर्ड जो है ऑनलाइन हो गया। पहले क्या होता है, सब कुछ मैनुअली होता है, अब ऑनलाइन हो गई है सब चीजें, उससे कुछ आसान हो गया, तो कुछ थोड़ी सी चीजें इजी हो गई। कोर्ट की लिटिगेशन अदरवाइज पहले आपको पता ही नहीं चल सकती, नाउअडेज कोर्ट के लिटिगेशन फिर भी आप पता कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्च हो सकती है, सब चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ राइट टू बी फॉरगॉटन पे। अगर राइट टू बी फॉरगॉटन आ गया तो फिर आप ये भी नहीं पता कर सकते, तो मैं चाहता हूँ कि राइट टू बी फॉरगॉटन ना आए। But please elaborate, what is right to be forgotten? Right to be forgotten is that if I have a case against me and I am convicted, उसके बाद एक टाइम के बाद 10-15 साल के बाद मैं बोलता हूँ यार मेरे को भी एक अपनी जिंदगी जीने का हक है, तो इसके ऊपर लिटिगेशन चल रही है अभी कोर्ट। बट मैं सोचता हूँ कि अगर ये पब्लिक डोमेन में रहे कि भाई कौन कौन किसके ऊपर कितनी लिटिगेशन है, तो उससे भी कई लोगों का भला हो जाएगा, कई लोगों को पता चल जाएगा कौन क्या कर रहा है, किस तरह की प्रॉपर्टी में हुई।
राइट। आपने एक बात करी थी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जिसने प्लॉट खरीदा था उसके पास थे, और अभी 4 फ्लोर जिनको बेचे थे उनके पास ओरिजिनल नहीं थे। उनके पास उनके फ्लोर्स थे, बट पीछे की चेन ओरिजिनल उनके पास नहीं थे। बट राइट मैनर, राइट प्रोसीजर, राइट परफॉर्मा क्या है इस चीज के लिए? हु रिटेन्स द कस्टडी ऑफ द ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑल द फ्लोर्स विच हैव बीन सोल्ड? जो प्लॉट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो किसके पास रहेंगे? लॉ क्या कहता है? सर देखिए, एज पर माय नॉलेज ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कहीं पे भी, बट एज प्रोसीजरल देखा जाए और एक नॉर्मल लेमैन की तरह सोचा जाए, कभी भी हम किसी प्लॉट पे अगर फ्लैट बन रहा है या फ्लोर बन रहा है, अगर परचेज करते हैं, जिस बंदे का प्लॉट है हमें उससे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेनी चाहिए और विद कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टीज हमें एक बंदे के पास रखवाने चाहिए, वेदर इट इज ऑन अ ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, डजंट मैटर, बट ग्राउंड फ्लोर के पास बेटर रहता। सेकंड थिंग, जब भी वो सेल करे या परचेज करे, अगर वो खुद अपनी प्रॉपर्टी बेच के जा रहे हैं तो दूसरे को हैंड ओवर करके जाए और उसका सबको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। सेकंड, जिसके पास भी आप रखवा रहे हैं उससे एक प्रॉपर अंडरटेकिंग लेंगे आप, एक एमओयू बनाएं बिल्कुल कि इस आदमी के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और अगर जरूरत पड़ी तो यही दें, प्रोड्यूस करें। जैसे ज्यादा सेल लीड्स हैं तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, भी एक आपने रख ली, एक आपने रख ली। देयर शुड बी अ प्रॉपर रिटन एमओयू। यू आर राइट, डिस्ट्रीब्यूट करना भी ठीक है, एक के पास रखना भी ठीक है, बट जरूरी है कि एक एमओयू शुड बी अ रिटन एमओयू। समवन रिक्वायर्ड दैट यू कैन टेक इट। राइट। डिस्ट्रीब्यूशन सर की बात को मैं थोड़ा सा सपोर्ट इसलिए भी करता हूं, बैंक के पास अगर लोन लेने कोई भी जाएगा तो उन्हें प्रॉपर ओरिजिनल चेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जब वो मिसिंग होंगी चेन्स तो बैंक्स भी उसमें इंक्वायरी करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन, अगर सबके पास डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए किसी एक के पास हो और उसका एमओयू सबके पास हो, सबके पास हो। I'll come on to the last question of this podcast today. आजकल लोग they pose as a buyer, वो एक प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, 5% या 10% टोकन या बयाना देते हैं, 3 महीने का टाइम लिखवाते हैं, अपनी पेमेंट्स को डिले करते हैं और उसके बाद उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं एंड इनफैक्ट एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करते हैं सेलर को थ्रू लिटिगेशन कि आपके पेपर्स में कमी थी, XYZ रीजन बना के, कोई भी रीजन, नोटिस भेजते हैं, उस प्रॉपर्टी पे स्टे लेने की, एक्सटॉर्शन करने की, प्रॉपर्टी को खराब करने की कोशिश करते हैं जिसमें उस सेलर का कोई कसूर नहीं था। एंड दिस इज द न्यू थिंग विच आर सीइंग इन द मार्केट कि आप एक बहुत छोटे से अमाउंट से एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी को बाइंड कर सकते हो। I would really like to ask 3 of you, is it really possible? क्या एक छोटे से अमाउंट के साथ, क्योंकि ये पॉसिबल तो है क्योंकि ये प्रॉब्लम काफी हद तक बढ़ चुकी है, बट आज इस पॉडकास्ट में हम सेलर्स को कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं? I'll start with you, sir. सर देखो, हम कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते या बेचते हैं, हमें सबसे पहले ये देखना होगा जिस बंदे को हम वो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, जो टोकन दे रहा है, उसकी हमें बैकग्राउंड चेक करो, सबसे पहली चीज। सेकंड, इंक्वायरी करो, क्या ये फाइनेंशियली कैपेबल है भी है। सेकंड थिंग, आप कोई भी एग्रीमेंट बनाते हैं उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन बहुत स्पेसिफिकली लिखिए कि मैं आज आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूं, कितने दिन में आपको स्क्रूटनी करनी है, कितने दिन में आपकी क्वेरीज हैं। इन केस कोई इश्यूज आते हैं उसे रिटर्न रखिए। सेकंड थिंग सर, सबसे इंपॉर्टेंट जो आज की डेट में आता है, सेलर के पास भी लीगल राइट्स है। सिर्फ एक्सटॉर्शन, बिल्कुल आपकी बात सही, आपने कहा कि सेलर जो एक मार्केट में बैठा है, बेचने के लिए बैठा है, ना वो अपनी प्रॉपर्टी खराब होने दे सकता है, ना वो उसके टाइम को वेस्ट करना चाहता है। बट सर, देयर आर लीगल राइट्स ऑल्सो जो कि वो भी अवेल कर सकता है। सेकेंडरी,
वो जो डिपॉजिट्स ले रहा है कोशिश करे 5 से 10% पे ना करे। इन केस अगर करता भी है, पहला प्रिकॉशनरी आप कह रहे हैं कि बैकग्राउंड चेक करें कि क्या वो उतनी पेमेंट करने के लिए कैपेबल है कि नहीं है। बिल्कुल सर। फॉर एन एग्जांपल, मैं अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करता हूँ सर, आज अगर आप 1 CR की प्रॉपर्टी में परचेज करने जाता हूँ, मैं बैंक से लोन दूंगा। सबसे पहले आप उस एग्रीमेंट के अंदर ये मेंशन कराइए कि अगर आप लोन का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, उसके लिए आपको 30 डेज 45 डेज का टाइम दिया जाता है। इनकेस अगर प्रॉपर्टी के पेपर्स में कोई प्रॉब्लम है या प्रॉपर्टी पे कोई पेपर है या आपका लोन सैंक्शन नहीं होता या आप कैपेबल नहीं हो पाते, तो आप 45 डेज के अंदर ही इन्फॉर्म करेंगे। सर, एग्रीमेंट जो आपका है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मोस्ट हमें प्रिकॉशंस यही लेने होंगे कि हम एग्रीमेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस लाएं। इन चीजों को हमें पहले से सोचना होगा। प्रॉब्लम ये है सर, हम चीजों को पहले सोचते नहीं है। सेलर को पैसा मिल रहा होता है, उसे लगता है मेरी प्रॉपर्टी बिक रही है और मुझे पैसा आ रहा है। वो एग्रीमेंट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस फ्यूचर नहीं देख रहा। हमें फ्यूचर को भी देखना होगा कि कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा, कहीं मैं लिटिगेशन में तो नहीं चला जाऊंगा। अगर बेस्ट हो सके, एस्क्रो अकाउंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप एस्क्रो मोड से पेमेंट्स लीजिए, एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट लीजिए। थोड़ा सा लेवे में समझाइए एस्क्रो क्या होता है। सर, एस्क्रो अकाउंट के अंदर क्या है, मैंने एक पेमेंट डाली, साथ में हमारा एक एग्रीमेंट हुआ। एस्क्रो में बायर को बोलिए कि आप ठीक है मुझे 10% पेमेंट दे रहे हैं, कोई बात नहीं, हम दोनों के नाम पे ज्वाइंट एस्क्रो अकाउंट खुलेगा। उस एस्क्रो अकाउंट के अंदर मैक्सिमम इतनी पेमेंट डाली जाएगी। इन केस अगर सेम टाइम पे मैं आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर करता हूं, आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, ये पैसा मेरे पास जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है कि एक कॉमन अकाउंट में पैसा जाता है ताकि बायर ने पैसा उसमें डाल दिया, सेलर उसमें होल्ड कर रहा है। जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट हम कर सकते हैं। बड़ी डील्स को इस तरह किया जा सकता है। बिल्कुल सर, ये किया जा सकता है एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट टू सेव अ सेलर आल्सो। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। दूसरा, अगर लिटिगेशन में आप आ ही गए, आपको ऐसा कोई बंदा टकरा गया, आप उससे बिल्कुल मत डरिए। बिल्कुल एक्सप्लोरेशन में जाने की जरूरत नहीं है। कोई उसकी यूजलेस डिमांड्स को फुलफिल मत करिए। आपके पास भी लिटिगेशन है, इट इज नॉट फॉर ओनली हिम, आपके पास भी है। आप उसका प्रॉपर यूज करिए, अपने एग्रीमेंट्स को प्रॉपर एग्जीक्यूट करिए। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, आज की कोर्ट बहुत समझदार है, आज की यंग जनरेशन जजेस भी बहुत समझदार है। वो भी इन चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, एक तरफा जजमेंट्स नहीं आती। राइट सर, मेन थिंग वही है, द एग्रीमेंट शुड बी वेल ड्राफ्टेड। It should be include all the dispute resolution, forfeiture clauses, penalty clauses. ये सब आपके agreements में draft होने चाहिए. The basic thing is the agreement should be properly drafted. Otherwise आपको अगर लग रहा है litigation ये डालेंगे, जैसे मैंने इनके साथ किया, एज ए बायर है, मेरे को लग रहा है ये नहीं करें, इस कोर्ट में जाएंगे तो मेरे को पहले केविएट फाइल कर देनी चाहिए कोर्ट में, so that he should not get the ex parte injunction. Ex parte injunction वो ना ले पाए मेरी प्रेजेंस के बिना, मेरी एब्सेंस में, तो मेरे को उसमें केविएट फाइल करनी चाहिए इसमें। और मी बीइंग ऑन द लेमैन साइड, नॉट कमिंग ऑन द लीगल साइड, अगर आपकी प्रॉपर्टी का कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम ऑफर दे रहा है तो आपको उस वक्त सबसे पहले सोचना चाहिए कि मुझे ये ऑफर मिल कैसे रहा है, क्यों मिल रहा है, मुझे ये ऑफर क्यों मिल रहा है। अगर मेरा मार्केट प्राइस 10 करोड़ का है तो मुझे 10.5 करोड़ या 11 करोड़ कोई क्यों देगा। बिल्कुल सर, ये सेलर एंड परचेजर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सेम चीज दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि कभी भी मार्केट प्राइस से बढ़ के तो कोई नहीं देगा, ना आपको डिस्काउंट ना एक्स्ट्रा। तो ये आपका रेड फ्लैग है कि अगर ऐसा हो रहा है, वाई, मतलब बहुत से आजकल स्कैम्स चल रहे हैं, ऑनलाइन स्कैम्स, कि आपकी लॉटरी लग गई, आपके ये, तो उसमें हमें सोचना होता है क्यों, मैं ही क्यों। तो उन चीजों को देख के आप वही स्टॉप लीजिए, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस कराइए। बिना ड्यू डिलिजेंस के प्लीज कुछ मत करिए, कोई ट्रांजैक्शंस ना करिए। ड्यू डिलिजेंस कराना इंपॉर्टेंट है, और जितना एग्रीमेंट सॉलिड हो सके वो एग्रीमेंट आप अपना सॉलिड बनाइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेल एंड परचेज में एग्रीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, एग्रीमेंट एक एडवोकेट से बनवाइए, जो एक्सपीरियंस एडवोकेट, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही एग्रीमेंट बनवा लेते हैं किसी डॉक्यूमेंटेशन सेक्टर। तो एग्रीमेंट एक अच्छा बनना चाहिए। दूसरा, पोजीशन आपके पास हमेशा रहना चाहिए, अगर आपने पोजीशन इन टाइम गिव अप कर दिया। राइट। तीसरा, एक वैसे तो बहुत ही लॉन्ग शॉट है ये, बट बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप पेमेंट 1 शॉट में लीजिए। आप बोले ठीक है मेरा आपका अग्रीमेंट हो गया, आप 30 दिन बाद देना, बट दिस इज माय आस्किंग प्राइस,
बट आई विल टेक द मनी एक बार में, मैं पूरे पैसे ले लूं। Hmm. तो ये एक तरीका है आप इस लिटिगेशन को अवॉइड करने का। Right. पर वो सब लोग नहीं कर सकते, जिसके पास पैसे हैं वही मतलब दे सकता है। जैसे मैं 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने जाऊंगा, मेरे पास 10 करोड़ नहीं है तो मैं नहीं खरीद सकता। पर अगर मेरे पास 10 करोड़ है तो मैं 10 करोड़ की डील एक दिन में कर सकता हूँ, मुझे 30 दिन की जरूरत नहीं है। So, if I have to sum up this extortion to litigation, क्या मैं इसको ऐसे सम अप कर सकता हूं कि हमें सबसे पहले एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चेक करना है। सेकंड, अगर हम कर सकें तो एस्क्रो अकाउंट्स के थ्रू पेमेंट्स को हैंडल करें, जिसमें एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो इस चीज़ को पूरी तरह गो थ्रू कराएगा बड़ी डील्स को। अगर जैसे सर ने बताया कि हम एक वन शॉट पेमेंट लें ताकि हम सिक्योर्ड रहें, पहले एक टोकन अमाउंट ले लिया जाए, उसके बाद वन शॉट पेमेंट लें, चाहे आप लास्ट में पूरी पेमेंट ले लें। एग्रीमेंट एक अच्छे लॉयर से बनवाया जाए, एंड द लास्ट एंड द मेजर पॉइंट जो सर ने बताया कि अपना पोजेशन ना दें, पोजेशन अपने पास रखें। बिल्कुल, आई एम 100% एग्री विद सर कि पोजीशन आपका जब तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको देना ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए, उसके बाद पोजीशन दीजिए, एंड पोजीशन भी रिकॉर्डेड होना चाहिए। आप ओरली पोजीशन मत दीजिए, एक लेटर बनवाइए कि मैंने आपको पीसफुली वैकेंट पोजीशन दिया है, इस कंडीशन में दिया है, ताकि फ्यूचर के मल्टीपल्स एंड यूजलेस लिटिगेशन में आप ना फंसे। फॉरमोस्ट आपका एग्रीमेंट ही प्रॉपर होना चाहिए। आप उसमें वो क्लॉज भी डाल सकते हो, फॉर फीचर क्लॉज तो हम डालते ही हैं, दूसरी क्लॉज भी डाल सकते हैं। आपने पेमेंट्स मेरे को नहीं दी तो then I can sell this property to another person. Right. In the agreement to sell, we can put the specific clause in this. अगर जो stipulated time है उसमें आपने पेमेंट मेरे को नहीं दी गई तो then I have a right to sell this property to other person. बट इसके अंदर एग्रीमेंट में एक क्लॉज जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर, वो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से इस चीज को बचाने के लिए कि आपके पास ओनली 45 डेज हैं। आई एम प्रोवाइडिंग यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एंड ऑल द थिंग्स टुडे इटसेल्फ। आप उसे 45 दिन के अंदर कोई कमी, कोई पेशी कुछ है तो मुझे बताएंगे। आई विल प्रोवाइड यू, नॉट ऑन 89th डे और 90th डे। ये क्लॉज होना बहुत जरूरी है। Right, sir. We had a wonderful podcast. Thank you, Ajay sir. Thank you, Pankaj sir. And thank you, Sunil sir. Thank you so much. Thank you, Mr. Real estate, the right property matters, but understanding the law behind that property matters the most. Whether you are a buyer, seller, investor, you need to have the right knowledge, the right information, and this is the most valuable asset you can ever have. Thank you for joining us on Law, Land and Litigation. We'll be coming up with our new episode, with the second episode of the most common frauds in real estate. Thank you so much and have a good evening.